एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन इसके बारे में पढ़ेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे। ठीक है बेटे, चलिए पहला इसमें कंसेप्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू सेम होती हैं उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल है 2/4। तो 2/4 इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 और 4 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो इसको हम 2 के टेबल से कट कर देंगे तो कितना आंसर आएगा? 2 1 2 2 2 4 1/2 आएगा। ऐसे 3/6 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 3 3 2 6 1/2 इसमें भी आएगा। और 4/8 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो 4 1 4 एंड 4 2 8, इसमें भी आंसर 1/2 आएगा। तो ये जो तीन फ्रैक्शन हैं 2/4, 3/6 और 4/8, इनको सॉल्व करने के बाद सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है इन तीनों फ्रैक्शन की वैल्यू कैसी है? सेम है। और मैंने ये बताया है कि जब फ्रैक्शन की वैल्यू सेम होती है तो उन फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसलिए 2/4, 3/6 और 4/8 तीनों कैसे फ्रैक्शंस होंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इतना समझ आ गया? यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने। सिंस वैल्यू ऑफ 2/4, 3/6 एंड 4/8 आर सेम, देयरफॉर 2/4, 3/6 एंड 4/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें चेक करना है कि हैं कि नहीं है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो उसके दो मेथड हैं चेक करने के। एक मेथड तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि उसको आप रिड्यूस कर दो, एक ही टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिड्यूस करो। रिड्यूस करने के बाद लास्ट में जो आंसर बचता है उसको चेक करो। अगर सभी का सेम आंसर आ रहा है तब तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और सभी का सेम आंसर नहीं आ रहा तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। एक मेथड ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अगर जैसे आपके पास एक फ्रैक्शन है, मान लीजिए ये फ्रैक्शन है 2/4 और दूसरा फ्रैक्शन है आपके पास 3/6, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 2 को मल्टीप्लाई करो 6 से, कितना आएगा? 2 × 6, कितना आंसर आएगा? 12। और 4 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 4 × 3, इसमें कितना आंसर आएगा? 12। दोनों का आंसर 12 आ रहा है, तो सेम आंसर आ रहा है। इसलिए हम क्या लिख देंगे कि सिंस 2 × 6 इज इक्वल टू 4 × 3, देयरफॉर 2/4 इज इक्विवेलेंट टू 3/6। ये दो मेथड हैं, समझ आ रहा है? एक मेथड है कि हम उसको रिड्यूस करके सेम आंसर ले आएँ। दूसरा मेथड ये है क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करें, अगर सेम आंसर आ रहा है तब भी वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन माना जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? गुड। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक रिमार्क है, ये बोला गया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई ऑब्लिक डिवाइड the numerator and the denominator of the given fraction by the same number। जब भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना होता है तो हम उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तब जो नया फ्रैक्शन आता है वो फ्रैक्शन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन गिवन फ्रैक्शन का। ठीक है, देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, फाइंड द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। क्वेश्चन है एक, हमें 3/5 का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने 3/5, 3 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आएगा? 3 2 6, 5 2 10। फिर उसके बाद मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से कर दिया। 3 3 9, 5 3 15। फिर अब मैंने 4 से कर दिया, 3 4 12, 5 4 20। तो मेरे पास 3 फ्रैक्शन आए हैं, 6/10, 9/15 और 12/20। तो ये तीनों फ्रैक्शंस जो हैं ये 3/5 के इक्विवेलेंट होंगे। समझ आ रहा है? हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना था, इसलिए मैंने 2 से, 3 से और 4 से मल्टीप्लाई किया। जितनी आपको निकालने हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उतने आप मल्टीप्लाई कर करके और फाइंड कर सकते हैं। समझ आ रहा है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है फाइंड करने का। जैसे मान लीजिए आपको 3/5 का फाइंड करना है,
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो 3 का टेबल तो आप ऊपर लिख दीजिए डिनोमिनेटर में। 3 2 जा कितना आएगा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अगर 3 निकालना है तो 3 तक ही लिखेंगे। अगर आपको 4 निकालना है तो फिर 3 5 जा 15 भी लिख देंगे। जितने निकालना है उतने लिख देना है। फिर इसके बाद नीचे किसका टेबल लिखेंगे 5 का। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ये 6/10, 9/15, 12/20 ये तीनों 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। समझ आ गया आपको। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि 3 से हम 6 पे जा रहे हैं, 9 पे जा रहे हैं, 12 पे जा रहे हैं। तो ये 6 9 12 ये सारे कैसे हैं 3 से ग्रेटर नंबर हैं। तो जब हमें ग्रेटर नंबर फाइंड करना होता है तब तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, और ग्रेटर फ्रैक्शन दिया है और स्मॉलर फ्रैक्शन फाइंड करना है तो उस केस में हम करते हैं डिवाइड। समझ आ रहा है। अभी आपको एक एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन 3 का डी पार्ट दिया हुआ है 45/60, तो यहाँ पे दिया हुआ है 45/60 और बीच में इक्वल टू का साइन है और इधर न्यूमरेटर भी 15 है और हमें बताना है बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा। अब इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में इक्वल टू साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ आ रहा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं जो इनकी वैल्यू सेम होती है। वैल्यू सेम होगी तभी तो इक्वल टू साइन लगेगा। अब इक्वल टू साइन लगा हुआ है इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब 45 से 15 कैसे आएगा हमें ये सोच रहे हैं। कम हो रहा है 45 से 15, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। तो 15 लाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा ये ध्यान रखना है आपको। 45 को किससे डिवाइड करें कि 15 आ जाए। तो 45 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 45 को डिवाइड कर दो 3 से, और 60 को भी डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से क्यों करेंगे क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करना होता है और सेम नंबर से डिवाइड भी करना होता है। अगर डिवाइड करेंगे तब भी सेम ही नंबर होना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम नंबर। ये नहीं होगा कि हम अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या अलग अलग नंबर से डिवाइड कर दें। न्यूमरेटर को हमने 3 से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी हमें 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज द रूल। अब हमने यहाँ 3 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया इसका आंसर 15। तो ये तो गिवन था क्वेश्चन में 15। तो हम इसी से पता लगाएंगे कि 45 को किससे डिवाइड करें कि आंसर क्या आ जाए 15। तो 45 को 3 से डिवाइड करने में 15 आ जाएगा। इसलिए अब हमें 60 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि 45 को 3 से डिवाइड किया है इसलिए 60 को भी 3 से डिवाइड किया। अब 60 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा 20। तो 45/60 और 15/20 ये दोनों कैसे फ्रैक्शन होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। समझ आ गया। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब आपको फाइंड करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे। दिस इज द रूल। समझ आ गया आपको। सिंपल है। चलिए ठीक है। इसके बाद ये 7.3 का जो क्वेश्चन 1 और 2 है इसमें आपके पास डायग्राम्स दिए हुए हैं। उस डायग्राम्स के अकॉर्डिंग आप उसके फ्रैक्शंस लिखेंगे। सेडिंग पोर्शन का फ्रैक्शन लिखना है और फ्रैक्शन लिखने के बाद हमें ये बताना है कि कौन से फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। तो क्वेश्चन 1 और 2 में सभी जितने भी पार्ट्स हैं सब में फ्रैक्शंस लिख लेना आप पहले और उन सबको सॉल्व करना। अगर आंसर सेम आ जाएगा सभी फ्रैक्शंस का तब तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और सेम आंसर नहीं आएगा तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें 2/7 इक्वल टू 8 एक बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हम ये देखेंगे कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 8 आ जाए। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 4 जा 8। इसलिए अब हमें 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है। 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को भी किससे करना पड़ेगा 4 से। तो 2 को 4 से करेंगे तो 8 आएगा, फिर 7 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 28। 7 4 28, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से सी पार्ट है इसका 3/5 और यहाँ डिनोमिनेटर में 20 आ रहा है। हमें न्यूमरेटर में फाइंड करना है कितना आएगा। तो हम ये देखेंगे कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 20 आंसर आएगा। तो 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 आ जाएगा। 5 4 20। तो 5 को हम 4 से कर रहे हैं तो 3 को हमें किससे करना पड़ेगा 3 को भी हमें 4 से करना पड़ेगा, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल होता है, इस चीज़ को आप समझ लेना। तो 5 को 4 से किया 20 आ गया। तो 3 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। इसका आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है।
इसके बाद जो ये डी पार्ट है इसमें 45/60 है, तो इसमें 45 से हमें 15 पे जाना है, कम हो रहा है तो इसमें हम डिवाइड करेंगे। 45 को 3 से डिवाइड कर देंगे 15 आ जाएगा, इसीलिए हम 60 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो 20 आंसर आ जाएगा, बॉक्स में 20 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें इन्होंने बोला है कि एक 3/5 फ्रैक्शन है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करो जिसका कि न्यूमरेटर 12 हो। ठीक है, देख लेना उसमें क्या है, 3/5 है तो अब न्यूमरेटर में कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो ये 12 कैसे आ रहा है, 3 4 जा 12, तो 3 को 4 से कर देंगे, 3 4 जा 12 आ जाएगा, 5 4 जा 20 आ जाएगा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, 3/5 है, इसमें 27 आ रहा है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में 27 आ रहा है तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 27 आएगा, 3 को 9 से करेंगे 3 9 जा 27, 5 को भी हम 9 से कर देंगे, 5 9 जा 45। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ए पार्ट है, इसमें इन्होंने बोला है कि 36/48 है और इसको हमें कन्वर्ट करना है, इसमें 12 आ रहा है, इसमें 9/12, तो 9 है, इसका न्यूमरेटर 9 आना चाहिए, तो 36 को हम किससे डिवाइड करें कि न्यूमरेटर 9 आ जाए, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 48 को भी 4 से डिवाइड कर देंगे तो 9/12 आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ आ गया? इस तरह से आप क्वेश्चन 3 4 5 कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है कि फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म भी बोलते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर HCF 1 आता है तो वो फ्रैक्शन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, या वो फ्रैक्शन उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। ठीक है, ये लोएस्ट फॉर्म कहलाता है। समझ आ रहा है आपको? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF अगर 1 आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन 7 है, ए पार्ट है इसका, इसमें 48/60 है, 48/60 ये 6 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं, 12 के टेबल में भी आते हैं, बहुत सारे टेबल में आते हैं, तो इनका HCF जो है 1 नहीं आ सकता। 1 तभी आएगा HCF जब ये किसी के टेबल में ना आए। ठीक है, किसी के टेबल से कटे ना, अगर ये कट रहे हैं तो फिर इनका HCF 1 नहीं आएगा। तो ये जो कट रहे हैं इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, मैंने सीधे 12 से इसको कट कर दिया है, 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 60, 4/5 आ रहा है, 4/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 48/60 बिकॉज HCF ऑफ 4 and 5 इज 1। 4 और 5 का जब HCF निकालोगे आप तो 1 आएगा। ठीक है, इनका HCF 1 है, इसलिए 4/5 जो है 48/60 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपली हमें दिख रहा है कि 4 और 5 आगे किसी भी टेबल से कटेंगे नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म जब आपको फाइंड करना होता है तो हम उसको रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, एक ही टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिड्यूस करते जाओ। जब रिड्यूस होना बंद हो जाए तब जो आंसर आएगा उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें ये पता नहीं चलता है कि किस टेबल से रिड्यूस होगा, वहाँ पे समस्या आती है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि उनका हम HCF फाइंड करेंगे। अगर HCF उनका 1 आ रहा है तब तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आगे सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर उनका HCF 1 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो फिर वो उसी की टेबल से कटते हैं, जो भी HCF आएगा उसी की टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये काम आपको कब करना है, जब आपको पता ना चले किस टेबल से कटेगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बच्चों को पता नहीं चलता रहता है कि ये किस टेबल से कटेगा, तो उस केस में ये चीज़ आपको करना है। जनरली क्या है कि हमें देखने से ही पता चल जाता है कि ये किस टेबल से कट रहा है, तो हम उस टेबल से उसको काट देंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी रिड्यूस करते जाएंगे। रिड्यूस करते हुए जब रिड्यूस होना बंद हो जाएगा तब जो लास्ट में आंसर आएगा वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा, वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। समझ आ रहा है आपको? तो वेरी सिंपल कंसेप्ट है। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 7.3 कर सकते हैं। पहले आप इन कंसेप्ट्स को फिर नोटबुक में करेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अगर आएगी तो वो कमेंट में
लिख देना, मैं उसका सोल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।